नीतीश बाबू ने यू टर्न लिया तो खबर तो बनती नहीं। एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी और बीच में नीतीश कुमार। वो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं। और इन लोगों को यही समझ में आता कि मक्खन अकेला खा रहा है। ऑपरेशन लोटस चालू हो गया है वहां कि फिर क्या नीतीश जी चद्दर खींच लेंगे तो सरकार ऊंधी गिरेगी। 52 लोगों के भरोसे ये सरकार टिकी है। बिहार में बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खुलकर ये कह दिया है कि अब बिहार में वो अपने दम पर बहुमत की सरकार लाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के आगे बहुत सारे सवाल हैं। आप कह सकते हैं आगे कुआं है पीछे खाई है। ये बात जब से सामने आई है तब से नीतीश कुमार के खेमे में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार नीतीश कुमार के भरोसे टिकी हुई है और दूसरी तरफ मोदी नीतीश कुमार को ही बिहार में ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कब तक टिकी रहेगी मोदी सरकार? कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? और संसद में स्पीकर को मिर्ची क्यों लग गई? इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में तो भगमच्चर मच गई है अशोक सर। बीजेपी ने खुलकर कह दिया अपने दम पर बहुमत की सरकार लाएंगे। क्या होगा? नीतीश कुमार क्या करेंगे? अश्विनी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा आयातित माल हमें नहीं चाहिए। पायल लाल जो संघ की भाषा बोल रहे थे। संघ चालक ने भी कहा कि जो बाहर के आयाराम गयाराम है, इनके वजह से पार्टी का कैरेक्टर डाउन हो रहा है, पार्टी का डाइल्यूशन हो रहा है विचारधाराओं का। देखिए, ये कोई नई बात नहीं प्रज्ञा जी। भाजपा का इतिहास रहा है। वो पहले दोस्ती करती है, आपकी उंगली पकड़ती है, छोटा बच्चा बन के आती है, फिर भाई बनती है और फिर एक दिन आपका गला पकड़ के आपका बाप बनती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को निपटाया। आपने देखा होगा जिसी बिहार में रामविलास पासवान के डेथ के बाद कैसा उनके घर में झगड़े लगवा दिए। चाचा पे हाथ रख दिया तो बेटे को निकलवा दिया, बाद में बेटे पे हाथ रख दिया चाचा को निकलवा दिया। अपना दल में भी झगड़े लगवाए। शिवसेना तोड़ दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ दी। अकाली दल का कल आरोप आज ही अखबारों में पड़ा। अकाली दल में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट अकाली दल के साथ यहां करवाना चाहती है बीजेपी। चौटाला तोड़ दिए। तो बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी का एक गुण है, बीजेपी सर्वव्याप्त होनी चाहती है। देखिए, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। उनका स्टेट है बिहार मुख्यमंत्री। वो भी जानते हैं कि बिहार की सारी 40 सीटें भी आ गई तो 40 सीटों के भरोसे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें बाकी दलों का समर्थन चाहिए। इस देश में दो ही दल है जो अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी। वर्तमान में कांग्रेस चालू रही, उसके बाद कांग्रेस गठबंधन की सरकार पे उतर आई। बीजेपी गठबंधन की सरकार होते हुए 2014 में अपने बलबूते पे आई, 2019 में अपने बलबूते पे आई और 2024 में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। लेकिन एनडीए का कुंबा उनके पास है, 52 सीटें उनको चाहिए सत्ता में आने के लिए और वो जुगाड़ उन्होंने कर लिया इसलिए सत्ता में। तो उधार के सिंदूर पे सरकार है। आज राष्ट्रपति का भाषण एक झूठ का पुलिंदा था। राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति जी ने वो कहा, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं राष्ट्रपति जी की गरिमा करता हूं, गरिमा की इज्जत करता हूं उस पद की। दूसरी बात है, जो महिला उस पद पे है मैं उसको सैल्यूट करता हूं उसके संघर्ष से, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ पैर बंधे होते हैं। राष्ट्रपति को वही भाषण देना होता है जो कैबिनेट अप्रूव करके देता है। जो कैबिनेट ने भाषण लिखा वही राष्ट्रपति ने, ये मैं देश के सामने। तो जब मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति ने झूठ बोला तो आप ये समझ लीजिए कि ये मोदी जी ने झूठ बोला है या मोदी सरकार ने झूठ बोला है। और इनका मोदी सरकार ने झूठ बोला ये खबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुंह खोलते ही झूठ बोलने के लिए। उनके आज भाषण में कुछ ऐसे पॉइंट थे कि मुझे भी हंसी आ रही थी, तो मैंने बोला ये कब हो गया सर, आप संदर्भ तो सहित उसमें व्याख्या करें संदर्भ राष्ट्रपति जी के बिल्कुल अभिभाषण। उनको उन्होंने कहा कि तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना ली है। कहां स्पष्ट बहुमत है? स्पष्ट बहुमत 272 के पार आता है, 240 पर स्पष्ट बहुमत नहीं। यह गठबंधन की सरकार है, स्थिर सरकार नहीं है।
कोई भी गठबंधन की सरकार स्थिर नहीं होती। स्थिर सरकार वो थी 2014 में मोदी जी ने बनाई, वो स्थिर थी। 2019 में बनाई, वो बहुत ज्यादा स्थिर थी। ये अस्थिर सरकार है। अभी आपने ओपनिंग मार्क्स में ही कहा कि फिर क्या नीतीश जी चद्दर खींच लेंगे तो सरकार ऊंधी गिरेगी। 52 लोगों के भरोसे ये सरकार टिकी है। 2014-2019 में एनडीए की सरकार होती थी, बोला जाता था, मतलब कभी कभी रेफरेंस निकलता था नाम के लिए, लेकिन एनडीए का नाम तो सुना भी नहीं 2014 से 2024 तक। ये तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए की मीटिंग हुई 10 साल बाद। उसके पहले वो बीजेपी की सरकार थी, वो होते होते 1 साल के अंदर वो मोदी जी की सरकार हो गई, और उसके बाद मोदी जी माए बाप बन गए 2024 तक, और 2024 के बाद ये अमित शाह जी की सरकार है, मोदी जी की भी नहीं। तो ये, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया भर का निवेश आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य स्पर्धा हो। उन्होंने कहा हमारे यहां फेडरल सिस्टम है, अलग अलग राज्य है, दुनिया भर से हर एक को निवेश चाहिए, उसकी स्वस्थ परंपरा हो, स्वस्थ प्रतियोगिता हो, यह हमारे देश के विकास के लिए ठीक है। तब मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल ये भूल जाता है कि महाराष्ट्र को तो इसी परंपरा के तहत करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का एक निवेश मिला था, दूसरा 22,000 करोड़ का निवेश मिला था, और एक तीसरा ड्रग पार्क वो निवेश था, महाराष्ट्र को अलॉट हुआ। तीनों के तीनों गुजरात चले गए। ये स्वस्थ परंपरा कहां से है? वो डकैती थी महाराष्ट्र पे। फिर उनके बाद ने कहा कि मेरी सरकार दुनिया भर में समाधान देने के लिए जानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में अभी तक समाधान नहीं दे पाई, जम्मू कश्मीर के आतंक पे समाधान नहीं दे पाई। उन्होंने कहा संविधान पूरे देश पे लागू किया 370 हटाने के बाद। 370 हटाने के बाद सरकार रेखांकित करे कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा क्या मिला। 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिला, इसकी एक लिस्ट सरकार जारी कर सकती है क्या? 370 एक तो हटा ही नहीं, 370 का एक बी क्लॉज हटाया गया। उस बी क्लॉज में सिर्फ जमीन हस्तांतरण, 370 बी क्लॉज हटाने से सिर्फ आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हो, यह परमिशन देश के लिए मिल गई। बाकी ऐसा कौन सा कानून था, संविधान का कौन सा अंग था, संविधान की ऐसी कौन सी चीजें थी जो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं थी, यह बता दे जरा। तो ये गलत, क्योंकि संविधान बार बार इसलिए बुला रहा है क्योंकि इनको संविधान बदलना था, संविधान का ड्राफ्ट रेडी था, लेकिन 240 पे अटकने से पुराने संविधान को नतमस्तक होके शपथ लेना इनकी मजबूरी है, और संविधान बदलने की भाषा ने ही इनको बहुत बड़ा झटका दिया है। इस देश के लोगों ने आज बता दिया कि बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान ही सर्वोपरि है, बिल्कुल, और ये अधिकार किसी को नहीं देते। इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी को लाया इसमें। संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना इमरजेंसी ने की, तो इमरजेंसी ने अवहेलना सिर्फ 18 महीने के लिए की थी, लेकिन उस शेरनी में इतना दम था, सही हो या गलत कहो, वो डंके की चोट पे बोल के करती थी। उसने इमरजेंसी घोषित की, आपातकाल घोषित किया तो घोषित किया, अघोषित नहीं किया। उसने मात्र सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय को कानून बना बना के पलटाया नहीं। क्या वो अघोषित नहीं है आपातकाल? कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ की दी हुई व्यवस्था को आप नकारते हो, तो फिर वो संविधान कहां रह गया? या संविधान के 3 स्तंभ है मजबूत, और एक दूसरे को मानना होगा। उसके बाद क्या हुआ आगे आपने नोटबंदी की, आपने अपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जीएसटी से मार अभी तक लोगों इससे उभरे नहीं है। देश तीसरी इकोनॉमी बन रहा है। तीसरी इकोनॉमी हम इसलिए बन रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन उतनी है। हम क्या फायदे की इकोनॉमी है? हमारी आर्थिक स्थिति फायदे की है या घाटे की है? हम 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा लेके बैठे। कर्जा ले लेके
बर्थडे मनाने वाले लोग हमेशा दिवालिया हो जाते हैं। यही हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने, क्योंकि आज इमरजेंसी को बार बार इसलिए लाना चाहते हैं वो कि इमरजेंसी बोल के आप संविधान बदलने वाली बात को दबाना चाहते हैं। सर, लेकिन ये बात जो विपक्ष ने कही कि संविधान बदलने के लिए इनको 400 सीटें चाहिए थी, वो तो दिखाई दे रही है जिस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक देश में सर संविधान की किताब राष्ट्रपति के आगे चलनी चाहिए थी। उस वक्त पर जैसे राजशाही समय में हुआ करता था, राजाओं महाराजाओं के समय आगे वो राजदंड चल रहा है, आगे आगे सेंगोल चल रही थी, पीछे पीछे राष्ट्रपति जी चल रहे थे। ये तस्वीर क्या कहती है अशोक सर? मतलब राजशाही लागू नहीं है। अगर ये संविधान को इतना मानते तो संविधान की किताब आगे रखते ना। मैंने बोला ना, सामंती सोच है। सामंती सोच ने ही प्रधानमंत्री जी को ये बोलने के लिए उत्साहित किया कि वो अजन्मे हैं, भगवान के दूत है। उनका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। ये मानसिक, कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम है। साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ये जो ऐसे वक्तव्य आते हैं उससे। और ये मैं व्यंग्यात्मक नहीं कह रहा हूं प्रज्ञा जी, मैं बहुत सीरियसली होकर कह रहा हूं, क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे अभिभावक है, पिता समान है, तो मुझे कम से कम उनकी चिंता करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, कि जो अजन्मे कह के अपने माँ बाप का अपमान करता हो, ये प्रधानमंत्री नहीं मेरे। संविधान के नाम से कुछ चिढ़ने लगे है क्या सरकार? संविधान बिल्कुल। शशि थरूर जिस समय शपथ ले रहे थे सर, मैं एक चीज और याद दिला दूं, शपथ ले रहे थे, उस दौरान उन्होंने संविधान की जय बोला और स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोक दिया कि संविधान की तो शपथ ले रहे हो। तो इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब था कि संविधान की जय कहने की क्या जरूरत है। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने जब उनको बोला कि आपको संविधान की जय कहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए स्पीकर साहब, उन्होंने उनका इतना अपमानजनक तरीके से उनके साथ रिएक्ट किया कि चुप बैठो, किसकी आपत्ति करनी है किसकी नहीं करनी हम जानते हैं, तुम चुप बैठो। टीचर बन गए हैं स्पीकर साहब। टीचर नहीं, मैं हमेशा कहता हूं प्रज्ञा जी, एक चेयर की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा होती है। कई लोग उस पद के ऊपर आने पर उस पद के गरिमा को अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोगों का व्यक्तिमत्व छिछोरा होता है। वो उस ओहदे को, उस पद को छिछोरापन देके जाते हैं। महान वो बनता है कि जो अपने आप को उस गरिमामय पद के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। स्पीकर, विनम्रता और लोकसभा अध्यक्ष की पद, ये साथ साथ चलते हैं। ये लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है, ये वो आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है, ये वो ठेकेदार नहीं है जिसका टेंडर आपने पास करने की गारंटी ली होगी और बैठे हैं जिनको आप डांट दो। और आप कोई डॉन नहीं हो, माफिया डॉन नहीं हो जो आपके गैंग मेंबर को आप कुछ भी कह रहे हो। ये जो देखेंगे बच्चे, उनको क्या लगेगा? ये तो हमारे मास्टर जी जैसा बात करने लगा है। नहीं, क्यों फट पड़े सर? संविधान की जय तो फिर सुनने से अब हिंदू राष्ट्र की जय पे आपत्ति क्यों नहीं? नारा तो हिंदू राष्ट्र की जय का भी लगा था। मोदी के नाम के भी नारे लगते, तब क्यों नहीं आपत्ति? जय श्री राम के नाम लगते, तब क्यों नहीं आपत्ति? ये बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये संविधान का अपमान करते हैं, ये संविधान को मानते ही नहीं, इसके मायने हैं। और संविधान, मैं फिर कहता हूं, मैं कभी कास्टिज्म पे नहीं जाता, लेकिन जो सोच है इन लोगों की, संविधान के उस कमिटी का अध्यक्ष पद किसी ब्राह्मण के पास होता तो शायद आज संविधान की भी इज्जत होती। एक दलित इंसान ने संविधान को जन्म कैसा दिया?
सारी तकलीफ वो है, तकलीफ ही। ये संविधान लोगों को पूछने का अधिकार देता है, ये तकलीफ है। जनता के मिले हुए अधिकार क्यों मिले इनको? अधिकार सिर्फ राजा के पास होने चाहिए। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बोलने का अधिकार नहीं है, चक्रवर्ती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ बोलने का अध्यक्ष के पास है। ये हमला दीपेंद्र हुड्डा पे नहीं था, ये हमला उन मतदाताओं पे था, अपमान उन मतदाताओं का है जिनके मतों से भारी तादाद में जीतकर दीपेंद्र आए हैं। दीपेंद्र का लीड प्रधानमंत्री के लीड से ज्यादा है, और यकीनन बिरला जी के तो लीड से बहुत ज्यादा है। तो क्या चिढ़न मचने लगी है? क्या हरियाणा के मतदाता अपनी अस्मिता का हुआ अपमान का जवाब नहीं देंगे? विधानसभा के चुनाव भी वहीं पे जी। शहर की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ा लिखा इंसान, मैंने कल भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, पढ़ा लिखा इंसान ऐसे पोस्ट पे होने चाहिए। अनपढ़ भी चलेगा मुझे, क्योंकि अनपढ़ इंसान क्या चीज है ये जानने का प्रयास करता है, उसकी जिज्ञासा होती है, और वो बहुत ही सजगता के साथ काम करता है, क्योंकि मेरे से कोई गलती ना हो, इस पद की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। ये जो कुपढ़ होते हैं ना, जो गलत पढ़ के आते हैं, वो अनपढ़ से सुपीरियर समझते हैं और पढ़ने वालों को ज्ञान सिखाने देते हैं। ये कुपढ़ इंसान से ही, ये नहीं अभी आने वाले समय में जब तक ये सरकार है तब तक आप ऐसी ही बदतमीजी उस चेयर से सदस्यों के लिए होगी। मैं सर ये समझना चाह रही हूं कि ये जो, जैसे कि आपने बिल्कुल शुरुआत में ये कहा कि ये संविधान वाली बात को दबाने के लिए सेंगोल लेकर चलते हैं, तो क्या ये संविधान का जवाब है जो सेंगोल हमेशा इस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है? देखिए, इमरजेंसी की बार-बार के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि वहां पर संविधान की किताब होनी चाहिए। मैंने वही तो कहा आपको, सिंगोल ये सम्राट की निशानी है, एक राजा की निशानी है। ये राजशाही, ये तानाशाही का प्रतीक है। जब राजे महाराजे होते थे तो उनके हाथ में राजदंड होता था। तो सर लोकतंत्र में क्या जरूरत है उसकी? तो नहीं, मैं वही बताता हूँ, राजदंड की जगह क्या थी। मैं अभी थोड़ा राजदंड भी समझाता हूँ। राजदंड वो उस राज्य की संविधान होता था कि ये राजदंड के अनुसार देश राज्य चलेगा। तो जो राजा जो राजदंड हाथ में लेके बैठा है, उसका सोच ही संविधान था, और उसके सोच से ही देश चलता था। उसने बोला कि आज ये कपड़ा, आज भैया ये बैन है इस राज्य में, तो बैन इस राज्य में ये है, तो आप तीर्थ यात्रा पे कर लगेगा, टैक्स लगेगा तो लगेगा, लगान माफ होगा तो माफ होगा। उसकी कोई लिखित रूल नहीं थे, लेकिन राजदंड जिसके हाथ में है वही संविधान था। जब आपके पास संविधान है तो राजदंड की जरूरत नहीं है। लेकिन इन संविधान को मानते कहां है? ये संविधान बदलने का तो पूरा प्लान था, ये गले पड़ गया, इसलिए अब इमरजेंसी में संविधान, और मैं संविधान की हम इज्जत करते हैं। अरे संविधान की आप इज्जत करते तो विवेक ओबेरॉय को अभी तक क्यों बिठा के रखा है? संविधान की आप इज्जत करते तो पूछिए उस राम का किरदार निभाने वाले एक्टर को कि उसने क्यों कहा। 1952 में संविधान एडॉप्ट हुआ इस देश में, इस देश के लोगों ने अपने आप को लोकार्पित किया। लेकिन कंगना रनावत कहती है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, तो उसको पूछो जब 2014 के बाद आजाद हुआ तब से तो संविधान लागू ही नहीं हुआ। संविधान पारतंत्र में लागू नहीं होता, लोकतंत्र में लागू होता है, स्वतंत्रता में संविधान लागू होता है। एक बात ये भी कही जा रही है कि साउथ में मैं पारतंत्र में हूं और मेरे पे संविधान लागू उस देश का होगा जो मेरे पे राज करता होगा जी। तो इंग्लैंड के रानी का राज था, तो वहां का संविधान हम पे लागू था। कुछ कानून भारत के अनुसार बनाए थे उन्होंने, लेकिन इन द नेम ऑफ
क्वीन होता था सारा। ट्रू। जब देश आजाद हो गया तभी तो संविधान लागू होगा। बिल्कुल जिनके सही। लिए देश की आजादी 2014 के बाद है, तो संविधान का प्रश्न कहाँ आया? नहीं, ये ये भी भी तो कहा देखिए जाता है आप। कि साउथ में माइलेज चाहिए, इसीलिए इतना महिमा मंडन हो रहा है संगोल का। कोई नहीं, अरे आप क्या बताइए, संगोल लेके जाए, संगोल तो वहां पे भी नहीं चलता है। संगोल साउथ में भी जाके पूछो संगोल क्या है तो बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस। हर एक ने अपने अपने सोच से कुछ चित्र दिया, कोई गिफ्ट किया। देश आजाद हो गया था, हर लोग में उत्साह था। को किसी ने कोई छत्र चामर दिए, किसी ने कुछ दिया। भाई कल महाराष्ट्र से वो एक चांदी का ऊपर छत्र आता तो क्या ये स्पीकर उसी के नीचे बैठते क्या? तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें, ये अपने आप को शहंशाह घोषित करने का प्रयास था। ये तो इस देश की जनता, मैं सैल्यूट करता हूं इस देश की जनता को, सैल्यूट है मेरा। मैं हमेशा कहता था प्रज्ञा जी आपके कार्यक्रम पे भी, ये देश अधरंगों का हो सकता है, भूखमरी का हो सकता है, गरीबों का हो सकता है। ये देश चाहे वो समस्या से लड़ने वाले का हो सकता है, आत्महत्याग्रस्त किसानों का हो सकता है, शहीदों का हो सकता है, लेकिन ये देश कभी अज्ञानता के बाद भी मूर्खों का नहीं। इसलिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया तो इंदिरा जी को आईना दिखाया। ये अघोषित आपातकाल पे 240 पे ठोक दिया कि बस ये तुम्हारी औकात है, इससे आगे नहीं। अब सत्ता में रहना है तो बैसाखियों पे रहो। लेकिन बैसाखियों के बाद भी लोगों की अकड़ नहीं जाती। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, एक हिंदी में कहावत है, कुत्ते की पूंछ 2 साल भी नली में रखो, नली निकालोगी तो टेढ़ी हो जाएगी। ओरिजिनल स्वभाव कहां से बदलेगा? बिहार में आ जाते हैं सर घूम करके, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवाल आपसे पूछ रही हूँ सारे। बिहार में होने क्या वाला, आप नीतीश कुमार करेंगे क्या? एक तरफ तो मोदी सरकार टिकी हुई है नीतीश कुमार के भरोसे, दूसरी तरफ वो उनको ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 तो चाहिए इनको। 122 का मतलब यह है 200 पर लड़ेंगे तब कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो क्या नीतीश कुमार को 16 ही सीटें देंगे, क्या करेंगे? देखिए, चौबे जी ने जो बोला वो संघ की भाषा है। हाँ। चौबे जी ने सिर्फ ये नहीं बोला हम अपने बलबूते पे आना चाहते हैं। अभी भी क्या हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे। आरजेडी मतलब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में एनडीए गठबंधन में बड़ा भाई कौन है वहां पे? बीजेपी है। छोटा भाई कौन है? मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखिए। देखिए बिहार, मैं हमेशा कहता हूं हमारे देश में राजनीतिक विश्लेषण करना एक बहुत आनंददायक काम होता है यदि आप काम में आनंद लो तो। प्रज्ञा जी, हर राज्य की तासीर अलग है, हर राज्य का डेमोग्राफी अलग है और हर राज्य की राजनीतिक स्थितियां अलग है। देखिए बिहार में सालों से क्या चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड पहले क्या था? जनता दल था, कांग्रेस थी आमने सामने, जनसंघ की तो कोई औकात नहीं थी। फिर आरजेडी बनी, जनता दल यूनाइटेड बनी, अब बीजेपी आ गई। तो ये बंदर बाट जैसा काम होता है। मैंने अभी कहीं कहा है बंदर वाली कहानी, ये पंचतंत्र की एक कहानी है कि 2 बिल्लियां मक्खन के लिए लड़ रही थी, तो बंदर वहां आ गए। बंदर ने कहा कि बहनों लड़ो, बिल्कुल लड़ो मत, झगड़ा किस बात का है? बोले ये मक्खन हमको बांट के खाना है, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं रखते। बोले तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, अब मैं दोनों पलड़े में बराबर मक्खन रखता हूं, ठीक है, मैं डिवीजन कर देता हूं। वो पलड़े में उसने मक्खन रखा, एक में थोड़ा ज्यादा रखा, पलड़ा उधर झुक गया। तो दूसरी बोली देखो बंदर भैया पलड़ा उधर भारी हो गया। बोले चिंता मत करो। बंदर ने वहां से मक्खन निकाला और खाया, ज्यादा खाया तो इधर का पलड़ा भारी हो गया। दूसरी बिल्ली बोले अरे आपका मेरे कम करने के चक्कर में उसको ज्यादा मिल रहा है। बंदर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बहन बैठा हूं ना, उन्हें वो भी मक्खन खाया। आधे घंटे में दोनों जो तराजू के पलड़े थे खाली हो गए। और बिल्लियां इस बारे में खुश थी कि देखो किसी को नहीं मिला, और बंदर इसमें खुश था कि पूरा खा गया। बिहार की राजनीति यही कहानी है, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी, और बीच में नीतीश कुमार। वो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं। और इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मक्खन अकेला खा रहा है मुख्यमंत्री बन के, और ये आपस में बिल्लियां लड़ रही है। तो संभावनाएं क्या कह रही हैं सर? संभावना ही कह रही है। देखिए संभावना ये तो कहानी मैंने वहां राजनीति की स्थिति की बताई, लेकिन बीजेपी चाहती है
कि वहां 2 पार्टी सिस्टम हो, मतलब सर? 2 पार्टियां ही रहे। अच्छा। बीजेपी हर जगह वही कर रही है। देखिए, बीजेपी कर्नाटक में गई, जनता दल सेक्युलर को खत्म कर दिया, वो इनके भरोसे छोटा मोटा 1-2-4 सीट मिल जाती है, 1-2 सीट दे देते उनको, राज्यसभा भी इनके भरोसे आते हो, बाकी वक्त कांग्रेस बीजेपी है। तेलंगाना में गए, बीआरएस समाप्त होगी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तेलंगाना में। देखिए लोकसभा के चुनाव क्या हुए, ठीक है। अब वो अकाली दल को भी तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना खत्म करने के लिए बाकायदा एक पार्टी तोड़ी, उनको लगा एकनाथ शिंदे को बाद में अपने आप में संभाल लेंगे और वो राष्ट्रवादी तोड़ेंगे तो उधर वो खत्म हो जाएगी, अब बचेगी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। वही उनको आरजेडी और बीजेपी आमने सामने चाहिए, कभी आप सत्ता में कभी हम सत्ता में। उसके लिए एक पार्टी को समाप्त करना होगा। तो कमजोर पार्टी कौन सी है? जेडीयू। जेडीयू को तोड़ सकते हैं आराम से। रामविलास पासवान के कुनबे ने एक बार तोड़ के बता दिया कि हम कैसा तोड़ सकते हैं। कभी तो चाचा पे हाथ रखते, कभी बच्चे पे हाथ नहीं रखते। बनाएंगे तो नीतीश कुमार मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बने रहने देंगे सर? सवाल यह है कि नीतीश के पास सांसद रहेंगे क्या? ऑपरेशन लोटस चालू हो गया है वहां पे। छापे आपे भी पड़ रहे हैं सर। यदि वहां पे सांसद ही नीतीश के 12 के 12 इधर आ गए बीजेपी में और मर्ज हो गए, 12-13 जो भी है उनका कुल बात, तो फिर नीतीश क्या करेंगे? अगले चुनाव का इंतजार करेंगे जैसा उद्धव ठाकरे ने किया, सारे सांसद भग गए 1-2 छोड़ के, फिर उनको फिर से चुनाव में बताना पड़ा कि भाई मैं ओरिजिनल हूं। तो नीतीश को तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन क्या नीतीश अपना वजूद फिर से ढूंढ पाएंगे बिहार की जनता के बीच? क्योंकि बदनाम बहुत हो चुके हैं यू टर्न लेके। तो फिर बाकी बीजेपी के विधायक भी ऐसे ही देखेंगे, इधर जाओ उधर जाओ। चौबे जी ने कहा कि हमारे, चौबे जी का क्यों नहीं होना चाहिए? चौबे जी के वक्तव्य में क्या गलत है? बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे गठबंधन में, उसके बावजूद किसी और मुख्यमंत्री को ढोना पड़ रहा है। तो अगली बार बीजेपी, उन्होंने एक बात और कही चौबे जी ने, बड़ा ध्यान से बड़ा सुनिएगा उनको। उन्होंने कहा कि एनडीए रहेगा। हाँ। एनडीए रहेगा, हम अपने बलबूते पे सरकार बनेगी तब भी एनडीए रहेगा। 2014 में भी एनडीए था, 2014 में भी केंद्र में एनडीए था, 2019 में भी एनडीए था और 2024 में भी एनडीए है। लेकिन 2014 और 2019 में किसी ने एनडीए का नाम भी नहीं लिया था। जो मिला तो भला, ना मिला तो भी भला, क्योंकि सरकार अपने बलबूते पे थी। कुछ 1-2 टोकनिज्म के नाम से रेवड़ियां बांटी थी। रामदास आठवले को एक मंत्रालय दे दो, राज्य मंत्री बना के पटक दो वहां पे, किसी इसको बना दो उसको बना दो, चलो भाई एनडीए का हो गया अपन बात। बराबरी की हिस्सेदारी कहां थी? आप देखिए 2024 के मंत्रिमंडल देखिए, क्या मिला बिहार को? बिहार को मिला है पशुपालन विभाग, हाथ में डंडा दे दिया लल्लन सिंह के, जाओ गाय भैंसी चराओ। बिहार में क्या मंत्रालय हुआ करते थे? रेलवे, उद्योग, कोल, बड़े बड़े मंत्रालय। आज बिहार की जनता को हास्यास्पद बनाया। आज महाराष्ट्र की जनता हंस रही है एकनाथ शिंदे पे। मांझी कैबिनेट मंत्री सिंगल आदमी है, लेकिन एकनाथ शिंदे के 7 लोग होने के बाद भी चौथे नंबर की बड़ी पार्टी है भाई। सबसे बड़ी बीजेपी, दूसरी तब ये अपना आंध्र प्रदेश से टीडीपी, तीसरी जनता दल यूनाइटेड और चौथी शिवसेना एकनाथ शिंदे 7। 5वीं पार्टी पासवान। पासवान ने अच्छा मंत्रालय ले लिया, इनको आयुष मिला। लोग हंस रहे महाराष्ट्र में उनपे। इससे ज्यादा महाराष्ट्र का बड़ा अपमान कभी हुआ नहीं था, और महाराष्ट्र बार बार दिल्ली से अपमानित होता है। इसका जो आवाज है, इसकी जो गुंज है, और विधानसभा के चुनाव में दिखेगी। यस, कहा जा रहा है सर, जो आज दीपेंद्र हुड्डा को जो बोला गया है
दीपेंद्र हुड्डा को जो बोला गया है वो जाटों का अपमान है। वो आवाज सर होगी। महाराष्ट्र की राजनीतिक संभावना है सर, थोड़ा सा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। अच्छा, आज की स्थिति में यदि कल चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 50 सीट नहीं मिलती, 288 में। भाजपा अच्छा। की बात कर रहा हूं मैं। 9 लोकसभा है उनके पास मात्र। तो अभी बिहार में क्या लग रहा है कि क्या मतलब एक सवाल तो ये है कि बिहार कब में तक टिकी रहेगी बीजेपी? मैं इंतजार मोदी कर रहा सरकार? हूं प्रज्ञा जी। 2 दिन बाद दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हाँ। जब भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, और उस कार्यकारिणी के बैठक में फटाके तो फूटेंगे। देखते हैं क्या होता है। और नीतीश बाबू ने यू टर्न लिया तो खबर तो बनती नहीं, क्योंकि वो उनका नेचर। मायने क्या होंगे? मायने क्या होंगे? मायने क्या होंगे? वर्तमान केंद्रीय सरकार झूठ बोलेगी तो खबर बनती नहीं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है उससे क्या खबर। सही बात है। लेकिन नीतीश के पलटी मारने के मायने क्या होंगे सर? क्योंकि नायडू तो अभी भी उनके साथ है। नायडू और नीतीश का भी एक टाइप है। अच्छा। बिल्कुल यकीन है। जब राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए गठबंधन के कई लोग हमारे टच में, इसका मतलब ये थोड़ी कि खड़गे राहुल गांधी के टच में। वो शरद पवार के भी टच में है, वो स्टैलिन के भी टच में है, वो सीताराम येचुरी के टच में है, वो ममता जी के टच में है। ममता जी ने बाकायदा 2 बार बात करके अखिलेश को ये बताया कि तुम जरा नीतीश और चंद्रबाबू के टच में रहना, क्योंकि आपके उनके साथ पर्सनल रिलेशन है। ओम बिरला को पता है 5 साल वो स्पीकर रहने वाले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि बीजेपी मोदी सरकार टिकी रहेगी कि नहीं टिकी रहेगी। नहीं, अब सभी को लगता है कि हम 5 साल के लिए आए। वो तो राजनाथ सिंह जी ने तो 2029 के बाद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। हाँ। राजनाथ सिंह जी तो और ज्यादा आगे जाते हैं। आपको क्या लगता है? 2029 नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई यदि मैं नरेंद्र मोदी, मैं राजनाथ सिंह जी के साथ में हूं तो मैं हंस के बात करूंगा कि अशोक वानखेड़े मूर्ख है। 2029 के बाद जो चुनाव होंगे 33, तब भी मोदी जी लड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी की उम्र कम नहीं होती, मोदी जी अजन्मे हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े विस्तार से एक एक मुद्दे पर बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।